गुड मॉर्निंग बच्चों। जो हम आज टॉपिक लेने जा रहे हैं गॉसेस लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग हर साल सीबीएसई बोर्ड वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, कभी 3 मार्क्स में आता है, कभी 5 मार्क्स में आता है, लेकिन अगर हर साल आ रहा है तो दैट मीन्स इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट और हम उसे मिस आउट नहीं कर सकते क्योंकि जब लास्ट में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला सेक्शन देखते हैं उसमें भी ये लाए करेगा। सो गॉसेस लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, नॉट इवन ओनली फ्रॉम चैप्टर 1 और 2 को जब हम कंबाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो उसमें भी। लेकिन उसको जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा जो पहला है दैट इज एरिया वेक्टर। नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय एरिया वेक्टर। एरिया तो हम सबको पता है, अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकालूं साइड स्क्वायर, अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालूं एल इंटू बी, सर्कल का एरिया निकालूं, सब हमें पता है। लेकिन अब हम उसमें एक नया टर्म जोड़ दे रहे हैं वेक्टर। इंडिविजुअली एरिया वेक्टर दोनों आपको पता है, अब उन दोनों को कंबाइन कैसे करें ये हमें पता करना है। अगर मान लीजिए ये एक स्क्वायर है और आपसे कोई कहे कि इसका एरिया वेक्टर निकालो तो व्हाट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर में भी दो चीजें रहेंगी, एक रहेगा मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या रहेगा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो आपको पहले से पता है, जो फिगर का एरिया है दैट इज मैग्नीट्यूड। और जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं सो डायरेक्शन हमेशा एरिया वेक्टर होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी कि अगर ये स्क्वायर है तो इसका जो वेक्टर होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे कोई पूछे फॉर एग्जाम्पल अपने पाम का एरिया वेक्टर निकालो तो बड़ा सिंपल है। अगर पाम ऐसे रखा हुआ है, अब देखो बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर पाम ऐसा रखा हुआ है तो जो पाम का एरिया होगा वो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड, और जहाँ कोई मार्कर है वो उसकी क्या कहलाएगी, डायरेक्शन। सो ये एरिया वेक्टर हो गया। पाम या कोई भी फिगर है उसका जो एरिया हम निकालते आए हैं वो मैग्नीट्यूड और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो उसकी डायरेक्शन। तो सपोज आपका ये एरिया है जो मैं बना रहा हूँ, ये स्क्वायर है जिसे मैंने साइडवेज रखा है, इसका एरिया ए है और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इसको मैंने ऐसे रखा है और ये इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, ए एन कैप, जहाँ पे ए मैग्नीट्यूड है और एन कैप क्या है, इसकी डायरेक्शन। इज इट क्लियर? शैल आई इरेज इट? ठीक होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही था, एरिया वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की हमने बात करी। ये तो यहीं पे मैं इसे लिख दे रहा हूँ एक बार और, ए एन कैप मैग्नीट्यूड एंड दैट इज डायरेक्शन। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़े। अब जो इससे आगे की हम बात करते हैं, एरिया वेक्टर तो हमें समझ में आ गया। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंपॉर्टेंट, बिना इसके गॉसेस लॉ हो ही नहीं सकता। और अभी ये भी बात करेंगे कि एरिया वेक्टर को एरिया वेक्टर लेने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि आज तक हम एरिया को नॉर्मली मैग्नीट्यूड में ही डील करते थे। तो क्यों जरूरत पड़ी वो भी आपको समझ में आएगा, लेकिन पहले अब इसे देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स? कभी सुना है? हमेशा सुना है फ्लक्स, फ्लो ऑफ समथिंग। कुछ नहीं सुना होगा तो टॉर्सलीज लॉ एक था आपका क्लास 11th में, पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन, नहीं सॉरी बर्नौली लॉ की एप्लीकेशन या बर्नौली प्रिंसिपल की एप्लीकेशन, उसमें हमने देखा था। तो वहाँ हमारा ई फ्लक्स आता था, ये तो सुना होगा शायद। तो फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो ऑफ समथिंग, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ एयर, फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो कौन सी लाइंस पास हो रही होंगी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। कुछ लोग नंबर भी बोलते हैं, लिखना चाहें लिख लें, लेकिन अमाउंट कह दें तो उसमें अपने आप में ही सारी चीजें आ जा रही हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक गिवन एरिया से पास होंगी, वही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि एक तरीके से ये हमें बता रहा है कि किसी भी एक पर्टिकुलर सर्किट, अच्छा अभी इसको ऐसे समझिए, चलिए ठीक है, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं आएगा। सपोज वी आर हैविंग दिस डायरी, हमारे पास ये डायरी है और यहां से आपसे मैं कह रहा हूं कि बॉल फेंकें। जो बॉल है उसको आप रिजेंबल कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह, ठीक है। तो
यहां पे कितनी स्ट्राइक कर रही है उसको आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लीजिए। ठीक हो गया? ठीक है, ये अगर मैं एक स्क्वायर लेता तो सब बॉल तो उसके अंदर से पास हो जाती ना। अच्छा, इस पोजीशन में क्या वो पास हो जाएंगी? नहीं, इस पोजीशन में तो अगर ये बहुत थिन शीट है तो सारी की सारी ऐसे निकल जाएंगी, यानी कि कोई पास नहीं हो रही है। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लिख रहे हैं वो कितना है? 0, क्योंकि नन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस सरफेस। इज इट क्लियर? इस पोजीशन में सारी जा रही है लेकिन इस पोजीशन में कोई भी नहीं जा रही है। So what is electric flux? The amount of electric field lines passing through a given area is known as electric flux. अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका एरिया के बारे में जिक्र आ रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जिक्र आ रहा है। इसका मतलब जो इसका फॉर्मूला बनेगा उसमें यही दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अभी मैं आपको जो मैंने आपको बताया डायरी से या पेज से वो भी मैं आपको बताऊंगा दोबारा। अच्छा, फ्लक्स का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा? वो डिपेंड करता है, अगर मान लो ये एरिया ए, ठीक हो गया, वेक्टर फॉर्म में होगा तो ऑब्वियसली कुछ और होगा, एन कैप और आ जाएगा। ये है एन कैप, यानी कि ये ऐसे रखा हुआ है साइडवेज और ये ऐसे है, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं वो इसके अंदर से पास होके बाहर को ऐसे निकल जा रही है, यानी कि यहां तक ऐसे आ रही हैं फिर बाहर को ऐसे निकल जा रही है, यहां तक ऐसे आ रही हैं फिर ऐसे निकल जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रहा है उसकी डायरेक्शन ये है और एन कैप की डायरेक्शन ये। तो इनके बीच में क्या कोई एंगल आ रहा है? हाँ, थीटा एंगल तो आ रहा है। इसका मतलब दो नहीं, तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल करेंगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा। जस्ट रिमेंबर, मैंने आपको ये डायरी दिखाई, एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जा रही हैं जिस एरिया में से क्रॉस कर रही हैं वो, और कितना एंगल बना के, इस एंगल पे सारी पास हो रही थी, इस एंगल पे कितनी पास हो रही है? 0। तो ये काउंट कर रहा है, तो इसका मतलब है थीटा भी काउंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी काउंट कर रहा है और एरिया भी काउंट कर रहा है। इज इट क्लियर? तो अगर इतना पूरा एरिया है तो फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। इसका फॉर्मूला हो जाता है ई डॉट ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और वो होगा ई डॉट ए। समझ में आया? अच्छा, यही क्यों होगा? बहुत सारी उसके पीछे रीजन है। ई ए कॉस थीटा ये हो गया, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिया, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया, दोनों में वेक्टर साइन क्यों लिए? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। सारे क्वेश्चन को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, ई डॉट ए हमने बोला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये एरिया वेक्टर, ई ए कॉस थीटा आपका ये हो गया। अब क्यों हमने ये लिया? अच्छा, अब देखो, अगर मैं खाली ई को वेक्टर लेता, ए को वेक्टर नहीं लेता, स्केलर लेता, तो फॉर्मूला आपका ई वेक्टर इंटू ए हो जाता। लेकिन यहाँ पे फ्लक्स फाई क्या हो जाता? वेक्टर हो जाता, क्योंकि एक वेक्टर है तो ऑब्वियसली लेफ्ट में भी आपका वेक्टर लेना पड़ता। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। अब जो अमाउंट है उसको आप वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी ना ट्रीट कर सकते हो, वो तो स्केलर ही रहेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ का जो प्रोडक्ट आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, वो भी स्केलर आना चाहिए। अब ई तो वेक्टर होता ही है, ए को हमने वेक्टर क्यों लिया अब आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ए को वेक्टर नहीं लेते और इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट नहीं लेते तो क्या ये स्केलर हो पाता? नहीं हो पाता। दैट इज द रीजन ई को भी हमने वेक्टर लिया, ए को भी हमने वेक्टर लिया और उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लिया, जैसे हम वर्क डन में करते थे। एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा जो हम करते थे वो इसीलिए करते थे, यहाँ पे भी हमने वही करा, ई डॉट ए ई ए कॉस थीटा। इज इट क्लियर? अब देखो, कॉस 90 डिग्री यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे फाई कितना हो जाएगा? ई ए कॉस 90 यानी कि 0, और थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री हो तो कितना हो जाएगा? फाई इक्वल टू ई ए कॉस 0 और ये कितना हो जाएगा? ई ए, यानी कि ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। अगर इसको वैसे भी समझ सकते हैं आप, अगर मान लीजिए ये पाम है जहां से आपकी बॉल्स पास आउट हो रही हैं, जो आपने बॉल फेंकी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ के, तो इस पोजीशन में तो सारी पास हो रही है ना, लेकिन इस पोजीशन में कितनी पास हो रही है? एक भी पास नहीं हो रही है। अब देखो दो चीजें, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, जो ये रेड मार्कर है ये एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। अब दो कंडीशन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही हैं, तो मुझे बताओ फ्लक्स मैक्सिमम है या मिनिमम है? मैक्सिमम है, क्योंकि सारा का सारा सीधे से क्रॉस करके जा रहा है। और इस पोजीशन में
जीरो है क्योंकि कुछ भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, सब इस पे इधर से निकल जा रहे हैं। इस पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है? ऑप्शन है 0 डिग्री, 90 डिग्री और नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज तो होगा नहीं ऑब्वियसली, 0 90 में से होगा 90 डिग्री, बिल्कुल गलत आंसर है। अच्छा, इसमें भी दो चीजें, अगर आपसे कोई पूछे कि एरिया और इसके बीच में कितना एंगल है, तो एरिया तो ये है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सिर्फ एरिया, मैग्नीट्यूड या इस प्लेन सरफेस और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन जब आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा है, ठीक है, और एरिया वेक्टर आपका कैसा है? एरिया वेक्टर ऐसा है, एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे जा रही है। तो अगर दोनों ऐसे जा रही हैं तो इनके बीच में एंगल कितना है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में 0 डिग्री। इसका मतलब 0 डिग्री पे फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे भी फ्लक्स क्या है? मैक्सिमम है। और 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि कॉस ही आ सकता है, क्योंकि जब पैरेलल है, मैक्सिमम है, तो साइन में तो ऐसा होता नहीं है, तो कॉस में ही होता। तो किसी भी तरीके से आप देखो, फॉर्मूला आपका यही यूज होगा। अब मान लीजिए आपको सिर्फ इसमें इतना पता होता, एक छोटा सा एरिया गिवन होता है, इसका एरिया होता है ds, यहां से आपका एरिया वेक्टर ऐसा होता और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जा रही है वो ऐसी होती और एंगल इनके बीच में थीटा होता। आपसे कहा जाता है इतने से आपको पता है टोटल से फ्लक्स निकालो, टोटल एरिया से फ्लक्स निकालो, तो आप क्या करते? इतना सा जो छोटा सा एरिया, यहां से जो फ्लक्स जाएगा वो भी छोटा होगा, तो उसे d फाई लिख दो। d फाई इज इक्वल टू कितना होगा? E डॉट ds, E डॉट ds वेक्टर, ds वेक्टर यानी कि इसके छोटे वाले का वेक्टर और ये। तो टोटल फ्लक्स जो पूरी सरफेस से जाएगा, टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स दिख रहा है, विजिबल है, ठीक हो गया। टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। ये हो गया, समझ में आया? तो अब हम जनरली ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ करेंगे, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, लेकिन इसको भी कहीं पे अगर आपको यूज़ करना पड़े तो ये गलत नहीं है। तो फ्लक्स हमने देखा, देखते रहिए, मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा होगा। हमने फ्लक्स देखा, उससे पहले एरिया वेक्टर देखा। एरिया के परपेंडिकुलर अगर डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड जो सरफेस है, फिगर है वो हो, तो वो एरिया वेक्टर कहलाता है। और ये आपका फ्लक्स पूरा हो गया, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। एनी डाउट? ओके। अच्छा, अब देखो फ्लक्स हमारा अगर ये हो गया तो इसकी कैसी क्वांटिटी अभी हमने बात करी? स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी यूनिट पे आ जाओ, ई डॉट डी एस, ये आपको दिख रहा होगा ई डॉट डी एस लिखा हुआ। ई क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, और डी एस एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लिखने के तरीके में जब हम इनवर्स वाली यूनिट्स होती हैं उनको एंड पे लिखते हैं, इसीलिए मैंने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम था। इसी वजह से इस साल बच्चों का एक क्वेश्चन गलत हुआ था बोर्ड में, तो इसलिए ध्यान रखना। दूसरा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कहाँ से आई? पोटेंशियल पढ़ने के बाद समझ में आएगा। तो दूसरा जो है वो आपका वोल्ट मीटर है, और पहला क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एनी डाउट? एनी कंफ्यूजन? ओके, ये क्लियर हो गया। तो ये आपका था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। और अब जो हम जाएंगे वो जाएंगे गॉसेस लॉ के ऊपर। नाउ व्हाट इज गॉसेस लॉ? अब जरा सा स्पीड अप करते हैं। गॉसेस लॉ, गॉस का नियम, गॉसेस लॉ, सबको दिख रहा है गॉसेस लॉ? नाउ गॉस ने क्या कहा, इन्होंने पहले तो जिक्र करा एक गॉसियन सरफेस का। नाउ गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस होती है। कैसी होती है? हाइपोथेटिकल। जैसे हाइपोथेटिकल का मतलब हम सोचते हैं हमारे 100% मार्क्स आ जाए, आ सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके बाद जब कम आ जाते हैं फिर हमें लगता है नहीं, ये तो हमारा हाइपोथेटिकल सिर्फ व्यू था, आए तो हमारे नहीं, लेकिन क्या पता आ जाए, मेहनत करें इस बार। हाइपोथेटिकल सरफेस, हाइपोथेटिकल का मतलब काल्पनिक, दैट मीन्स द थिंग दैट वी इमेजिन, तो इसीलिए इसे इमेजिनरी सरफेस या हाइपोथेटिकल सरफेस भी बोलते हैं। अराउंड अ चार्ज या हाइपोथेटिकल सरफेस विद या इंक्लोजिंग अ चार्ज, सबसे बढ़िया ये लिखिए, इंक्लोजिंग अ चार्ज, इंक्लोजिंग अ चार्ज। खाली हाइपोथेटिकल सरफेस बना के क्या करोगे, उसमें चार्ज भी रख लो, वरना गॉसियन सरफेस का मतलब सिर्फ सरफेस का मतलब अगर आप इतना भी बोलते हैं हाइपोथेटिकल सरफेस तो सही है। अब गॉस ने कहा क्या, ये तो अलग चीज हो गई, गॉसियन सरफेस क्या है। नाउ व्हाट गॉस हैव सेड,
उन्होंने कहा, इसे लिख भी लीजिएगा आराम से, द अमाउंट या द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या तो ऐसे लिखिए द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग या पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, थ्रू अ क्लोज्ड surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge inside the Gaussian, यानी कि पहले क्लोज लिख लो, क्लोज या गॉसियन सरफेस, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस से जो निकलता है वो कितना है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, जो भी चार्ज है टोटल चार्ज Q इनसाइड द क्लोज सरफेस, इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस जो हमने बोला उसी को हम क्या नाम से जानते हैं, गॉसियन सरफेस, यानी कि आपकी एक हाइपोथेटिकल सरफेस है। कहने का मतलब ये है कि जो फ्लक्स निकालने के लिए हमने फॉर्मूला दिया E डॉट डी एस, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। और इसी को हमने फ्लक्स के फॉर्मूले में लिखा था E डॉट डी एस, ये फॉर्मूला पहले पढ़ा था। ये अभी हमने बोला 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज Q, यानी कि एक क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो बाहर जा रही हो या अंदर आ रही हो। सर बाहर ही जाएंगी, अंदर क्यों आएंगी, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर आएंगी, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर जाएंगी। इसीलिए कमिंग इनसाइड गोइंग आउटसाइड नहीं यूज करते, पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस कह सकते हैं, क्रॉसिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस कह सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन कमिंग इन कमिंग आउट पर्टिकुलर कभी जिक्र मत करिएगा। सो वो हमने बोला फाई इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज क्यू होता है। प्रूफ सिलेबस में नहीं है, कराने को कहेंगे करा देंगे, लेकिन सिलेबस में नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। एक चार्ज लीजिए, एक गॉसियन सरफेस बनाइए, उसकी सरफेस में छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए ds, ये फॉर्मूला लगाइए E डॉट डी एस। ई आपको थोड़ी देर में उसमें पता चल जाता है, जब आप सॉल्व करेंगे पॉइंट चार्ज के तरह होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। एरिया इंटीग्रेट करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, कैंसिल करेंगे Q बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली यही है, प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। तो कभी भी कोई क्लोज सरफेस है उससे कितना फ्लक्स पास आउट होगा, या तो ये लगा लीजिए या ये लगा लीजिए। क्या ये फॉर्मूला हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था एग्जैक्टली क्या यही फॉर्मूला लिखा है? नहीं, यहां पे मैंने एक सर्किल लगाया। सर्किल का मतलब है आपकी क्लोज सरफेस होती। कभी भी किसी भी इंटीग्रेशन में अगर ऐसा लगा दिया जाए तो उसका मतलब जो सरफेस है वो कैसी सरफेस कहलाएगी, दैट विल बी ए क्लोज सरफेस। और ऐसा यहाँ पे गॉसियन सरफेस में होता है। और जब आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे तो वहां पे आपका एक लॉ पे होगा जिसे हम बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। लिख लिया, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। शैल वी कंटिन्यू नाउ? चलिए अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक स्क्वायर है, उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आपका 6 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है और आपको बताना है कि इस स्क्वायर से, स्क्वायर आप कहेंगे सर ये तो तिरछा है, ऑब्वियसली ये कोशिश करी गई है कि आपको दिखाया जाए कि स्क्वायर ऐसे रखा है। जनरली अगर मैं स्क्वायर बनाऊंगा वो ऐसे अपीयर होगा, तो कोशिश करिए। 3D अब उतना प्रॉपर आता नहीं है इसलिए अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये ऐसे रखा हुआ है और परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर ऊपर 6 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ रखा है। आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास आउट होगा। लेकिन ऐसा तो हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको कितना क्रॉस करके जा रही हैं हम ये बता पाएँ। तो हम क्या करेंगे, हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ की जो अभी हमने पहले पढ़ा है। क्या पढ़ा है? गॉसेस लॉ। लेकिन गॉसेस लॉ कहाँ लगता है? जहाँ क्लोज सरफेस हो। कैसी सरफेस है? ओपन सरफेस है, तो यहाँ तो गॉसेस लॉ लगेगा नहीं। तो गॉसेस लॉ लगाने के लिए इसको आपको क्लोज बनाना पड़ेगा। क्लोज कैसे बनाएंगे? क्लोज बनाने के लिए आप ये कर लीजिए। ये क्या कर रहे हैं सर, देखते जाओ क्या कर रहे हैं।
क्यूब बना दो और ये क्यूब का बेस कितना है, यही जो आपका ये वाला स्क्वायर था। तो इसी स्क्वायर को मैंने यहाँ बनाया। सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर आपका ये चार्ज रखा था 6 माइक्रोकूलम। क्या ये सरफेस क्लोज सरफेस है? बिल्कुल क्लोज सरफेस। अब आप कहेंगे सर ये तो इतना ही था। ऑब्वियसली वही रखा मैंने, उसके ऊपर हाइपोथेटिकल माना है, एक्चुअल में नहीं माना है। आप जिस रूम पे बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं, उसी रूम का बेस को आप स्क्वायर मान लीजिए, उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर, और फिर देखिए ये आपकी जो बाकी वॉल्स और रूफ हैं ये सब हाइपोथेटिकल सरफेस मानी है, तो वो आपकी गॉसियन सरफेस। इससे टोटल फ्लक्स कितना बाहर जाएगा? तो गॉसेस लॉ कहता है टोटल फ्लक्स जो जाएगा वो जाएगा 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस या इनक्लोज विद इन द सरफेस, कैसे भी आप लैंग्वेज यूज करें। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और चार्ज कितना है? 6 माइक्रोकूलम। तो 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इसको सॉल्व आउट करो फटाफट, क्विक। कितना आ रहा है आंसर बताओ? कितना आ रहा है सॉल्व करके? सॉल्व करिए फटाफट। 0.6 इंटू 10⁻12 12-6 कितना ही आ रहा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसको ऐसे लिख लीजिए 6 इंटू 10⁻, छोटे को बड़ा बना रहे हैं तो क्या होगा? 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, अगर कहीं गलत भी होता है तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार। बड़ा आसान था। अब दूसरा क्वेश्चन, एक आपका स्फीयर है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान से सुनना, रेडियस 2 सेंटीमीटर है। मैंने इस स्फीयर को बढ़ा दिया और अब इसका रेडियस कर दिया 10 सेंटीमीटर। अगर इनिशियली इससे जो फ्लक्स जा रहा था वो जा रहा है 12,000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो आपको बताना है कि बड़े वाले स्फीयर से जो फ्लक्स जाएगा वो कितना जाएगा। छोटे वाले से कितना जा रहा है? इतना। 10 सेंटीमीटर वाले से कितना जाएगा? जब मैंने गॉसियन सरफेस पहले इतनी थी, अब मैंने बढ़ा के इतनी बड़ी कर दी, कितना पास होगा? 0 नहीं। कितना होगा जल्दी बताओ, क्विक। जो भी आ रहा है दिमाग में, मैं रीड आउट कर रहा हूँ यहीं से आपके दिमाग में क्या आंसर आ रहा होगा। कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सही आंसर है। देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। द रीजन बिहाइंड दैट इज फ्लक्स का फॉर्मूला है phi = Q/ε0। तो यहाँ पे Q आ रहा है और ε0 आ रहा है, तो ये तो आ ही नहीं रहा है कि आपका एरिया बढ़ रहा है या एरिया कम हो रहा है, ऐसा कहीं पे आ रहा है। अब आप कहोगे सर phi = इंटीग्रेशन ऑफ E.ds है, वहीं से तो ये निकल के आया है। E में क्या आता है नीचे? अपॉन r²। ये क्या होगा? इंटू r²। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तभी तो ये फॉर्मूला है। यानी कि ये इस रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो ये याद रखना, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। इफ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ द सरफेस या रेडियस ऑफ अ गॉसियन सरफेस, व्हाट विल बी द चेंज इन फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट? देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। क्लियर? अगला क्वेश्चन ये आप सब सॉल्व करेंगे। एक क्यूब है जिसके कॉर्नर पे यहां पे 8 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। आपको बताना है इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको दिख रहा है कि क्यूब के किस पोजीशन पे मैंने 8 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट क्यूब। क्लियर? चलिए ये कंफर्म आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।